Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and will be eager to know what happened next in the history of DNA. आप लोगों से हम आज DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और हस्बे आदत थोड़ी सी पुरानी बातें रिवाइज करेंगे कि वो कौन कौन सी बेसिस थी कि जिनको इस्तेमाल करके हम डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज करने में कामयाब हुए। इन सारी बातों को देखने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन व्हाइट बोर्ड। यू नो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 20 और आज हम स्टडी कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को प्रपोज किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। लिहाजा हम इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। वादा आपसे किया था कि कुछ प्रीवियस हिस्ट्री डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि किन किन बातों को मद्देनजर रख के हम यहाँ पर पहुंचे, या वही बात है वो कौन कौन से स्टार्स थे जिनकी कहकशाओं पे पांव रख के हम इस मिराज पर पहुंचे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि 1920 की बात है, 1920 की बात है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एक बायोकेमिस्ट थे। हिज नेम वॉज P.A. लेविन। राइट, आपको याद होगा, ये अभी हमने कल डिस्कस किया था इनके बारे में कि इन्होंने एक बहुत रिमार्केबल डिस्कवरी दी। और वो डिस्कवरी क्या थी कि हमारा डीएनए बेसिकली रिपीटेड यूनिट्स का बना हुआ है और उसमें से हर एक यूनिट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो इसी साइंटिस्ट ने हमें ये भी बताया था कि हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। फिर कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने ये बात कही थी कि देयर वाज एन अदर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज एरविन शेरगेफ। नाम लिखते हैं आप लोगों के लिए, एरविन शेरगेफ। और आप लोगों को याद होगा कि इसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया था किस चीज का? प्यूरीन का और पिरिमिडीन का, एडेनिन और गुआनिन का, साइटोसिन और थाइमिन का। उन्होंने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ व्हाट? एडेनिन एंड गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर आपको कल का लेक्चर ही याद हो तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एडेनिन एंड गुआनिन are larger nitrogenous bases because they had what? 2 cycles, something like it। आपको याद होगा मैंने कल ड्रॉ किया था यहाँ पे कि एडेनिन में 2 साइकिल्स हैं, गुआनिन में 2 साइकिल्स हैं और हमने इनको नाम दिया था क्या? प्यूरीन का। तो अमाउंट ऑफ प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन्स। और आपको ये वाली बात भी याद है कि अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल पे कंसिस्ट करती थी, जस्ट 1 साइकिल। एडेनिन गुआनिन 2 साइकिल्स, साइटोसिन थाइमिन कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 1 साइकिल। और आपको ये वाली बात भी याद है कि हम साइटोसिन और थाइमिन को क्या कहते थे? पिरिमिडीन, राइट। तो अमाउंट ऑफ प्यूरीन is always equal to amount of pyrimidines, right my dear students। फिर हम चले मजीद आगे तो हमें एक और बायोकेमिस्ट की खिदमत हासिल हुई और उस पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट का नाम था मॉरिस विल्किंस। नाम लिखते हैं आप लोगों के लिए, मॉरिस विल्किंस।
आपको याद है कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा रोल है इन अंडरस्टैंडिंग द डीएनए। इस साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले डीएनए के फाइबर को सिंथेसाइज करके दिया था, तो इस लिहाज से डीएनए फाइबर सिंथेसिस में इस साइंटिस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर ये सिंथेसिस ना होती तो शायद हम डीएनए के बारे में एक बहुत बड़ी रियलिटी को अनरिवील करने में कामयाब ना होते, जिसे हमें एक और साइंटिस्ट ने अता किया, और दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट वाज अ फीमेल। कलम नाम लिखा था हमने, हर नेम वाज रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो उनको भी यहाँ याद करते हैं दोबारा से कि दिस वेरी साइंटिस्ट नोन एज रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन, कल का लेक्चर याद करें। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इस पर्टिकुलर डीएनए फाइबर की एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस की थी, और एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस के बाद जो पिक्चर उन्हें हासिल हुई वो अब भी बहुत ही यू कैन से रिस्पेक्ट से देखी जाती है। और उस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की और ये बात बताई कि दिस वेरी मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अ लीनियर स्ट्रक्चर, दिस मॉलिक्यूल शुड बी अ हेलिकल स्ट्रक्चर, रादर इट शुड बी अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर इसी साइंटिस्ट ने इस कैलकुलेशन की बेस पर यह बात कही कि हमारे डीएनए का जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू 2 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो ये वाली बात भी हम यहाँ पर लिखते हैं। सो what was basically the diameter? Diameter is equivalent to diameter of DNA molecule is equal to 2 nanometer. फिर आप लोगों को याद होगा कि हमने ये बात कही थी कि हमारा जो डीएनए है वो कहीं से ग्रूव्ड है और कहीं से ग्रूव नहीं है। तो उस पर्टिकुलर दो ग्रूव के दरमियान में जो डिस्टेंस था इट वाज 3.4 नैनोमीटर। ये वाली बात भी आप लोगों को एक्सरे डायफ्रैक्शन एनालिसिस से पता चल गई। इन सारी बातों का इनफॉर्मली, whenever we use a term informal, जिसका मतलब ये है कि अभी ये वाली सारी बातें किसी पेपर में पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। इसी दौर में हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो फिजिसिस्ट थे जो बेसिकली थे तो फिजिसिस्ट, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल्स में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए वो, और उनका नाम था अगेन जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखते हुए, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूं कि हर कामयाबी के पीछे बहुत छोटी छोटी कामयाबियां शामिल होती हैं। जैसे एक बहुत बड़े हादसे के पीछे बहुत छोटे छोटे एरर्स मिलकर बड़ा हादसा करवाते हैं, तो ऐसे ही जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उसके पीछे भी छोटी छोटी कामयाबियां, छोटे छोटे चंक्स और पीसेस, ठीक है, वो क्या करते हैं आपस में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर हमारे पास बनती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया। आए उस मॉडल को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में अंडरस्टैंड करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, वही बात है कल वाले लेक्चर की। मैंने आपसे ये कल बात कही थी कि अब जो लेक्चर चल रहे हैं वो अगले पूरे लेक्चर की क्या है, बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स की फाउंडेशन या बुनियाद बहुत क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कल के लेक्चर को थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करता हूँ। लुक एट दिस, आपको नजर आ रही है, हियर इज आ पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर की ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, और कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में यहाँ प्रेजेंट है ऑक्सीजन का ब्रिज, और इस बोट से प्रोट्रूड आउट बाहर निकली हुई है कार्बन नंबर 5, और जिस पे अटैच होता है फॉस्फेट। राइट, फॉस्फेट इस तरीके से अटैच है माय डियर स्टूडेंट्स
कि एक OH फॉस्फेट का यूज होता है टू मेक एस्टर बॉन्ड विद कार्बन नंबर 5 और ऊपर वाला OH हमेशा अवेलेबल रहता है टू मेक अ बॉन्ड विद द अपर न्यूक्लियोटाइड, राइट। और जो सी कार्बन नंबर 1 है पेंटोज शुगर की, वो अटैच होती है किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ, राइट। अब कार्बन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद है कि कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट था OH और ये OH बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। और आपको ये वाली बात भी याद है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके मिलने से दो क्या बनते हैं? एस्टर बॉन्ड। लिहाजा हमने इस पर्टिकुलर पूरे बॉन्ड को नाम दिया था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आपको ये वाली बात भी याद है कि जिस चेन की मैं बात कर रहा हूं इसका हमेशा ऊपर क्या प्रेजेंट था? फॉस्फेट, जो कार्बन नंबर 5 से अटैच है, तो मैं इसे बोलता हूं 5 एंड या 5 प्राइम ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। और अगर मैं इस पूरी चेन में किसी भी न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 को देखूं तो वो अगले के कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट फॉस्फेट से बॉन्ड बनाता है, या अगर मैं इस पूरी चेन के आखिरी न्यूक्लियोटाइड को देखूं तो वहां पे हमेशा कार्बन नंबर 3 पे OH प्रेजेंट है जो आगे बॉन्ड बना सकता है। तो इसका लोअर एंड क्या कहलाएगा? 3 प्राइम या जस्ट 3 बार एंड, राइट। आपको ये वाली बात भी याद है कल के लेक्चर से कि ये वाली चेन्स कभी तन्हा तन्हा नहीं रहती, बल्कि ये अपने जैसी एक और चेन बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री चेन। ये वाली चेन प्रीवियस चेन के हमेशा कैसी होती है? पैरेलल, बिल्कुल साथ साथ चलती है, लेकिन उनका एंगल कैसा होता है? ओपोजिट। तो जब दो चेन्स पैरेलल हो लेकिन एंगल ओपोजिट हो तो हम उसे क्या नाम देते हैं? एंटी पैरेलल चेन्स और सिंपली एंटी पैरेलल चेन्स। तो एक चेन का बन गया साइड क्या? 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरी चेन के एंड्स क्या बन गए? 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। याद रखने वाली बात यह है कि इन सारी बातों को आज हम क्यों कहने के काबिल हैं? क्योंकि जेम्स डी वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल प्रपोज किया था। याद रखने वाली बात यह भी है कि उनके माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं आप लोगों के लिए दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। क्या? कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पेरिमिडिन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डायामीटर है DNA का वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। आए आपको इस एक एनिमेशन से बात को समझाते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हम एक लार्जर नाइट्रोजनस बेस यानी कि एडेनिन और गुआनिन को किसी बड़ी ब्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी बड़ी ट्राइएंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मेरे पास क्या है? स्मॉलर नाइट्रोजनस बेस है, मीन, साइटोसिन और थाइमिन, इसे हम किसी छोटी नाइट्रोजनस बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात यह है कि मुझे एक ऐसा मॉडल डिजाइन करना था कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ प्यूरिन पेरिमिडिन के बराबर भी हो और डायामीटर यूनिफॉर्म भी रहे। चलिए ऐसा करते हैं कि हम पहले प्यूरिन को प्यूरिन से जोड़ देते हैं और पेरिमिडिन को पेरिमिडिन से जोड़ देते हैं और उनका नंबर रखते हैं सेम, मींस 20-20। तो आपने देखा कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर डायामीटर कहीं ज़्यादा हो जाता है और कहीं कम हो जाता है। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम अब प्यूरिन्स को आपस में जोड़ के इकट्ठा स्टैक बना लेते हैं और पेरिमिडिन को आपस में स्टैक कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा कि एक वाली साइड से डायामीटर नैरो, दूसरी तरफ से डायामीटर कम होगा। तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि मैं किसी प्यूरिन को किसी पेरिमिडिन से जोड़ दूं। तो जब मैं एक पेरिमिडिन को एक प्यूरिन से जोड़ता हूं तो फिर जाहिर है कि अमाउंट ऑफ जो DNA है या अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी बराबर रहती हैं और डायामीटर भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास एक और भी थी, वो ये कि अगर, बात को आपने गौर से सुनना है, कि अगर मैं इन दो पर्टिकुलर PNCs मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को क्या करता हूं? एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रखता हूं और उन्हें एक ही एंगल पे रखता हूं, तो क्या होगा? दोनों की नाइट्रोजनस बेसेस राइट साइड पे आ जाएंगी। जब दोनों चेन्स की नाइट्रोजनस बेसेस राइट साइड पे आएंगी तो फिर एडेनिन थाइमिन से अगर मिलना चाहे तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर गुआनिन साइटोसिन से मिलना चाहे तो भी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर हम
बॉन्ड लेंथ इतनी ही रखें तो फिर डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप नहीं हो सकती। तो कोई तो ऐसा मेथड होगा कि जिसमें मैं एडेनिन को थाइमिन के पास ले आऊं और गुआनिन को साइटोसिन के पास ले आऊं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था कि अगर नाइट्रोजनस बेसेस दोनों सेम साइड पर हैं और अगर उनको उलट दिया जाए तो फिर वो क्या करेंगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगी, जैसा कि आपको इस एनिमेशन में होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द रियलिटी कि कैसे ये वाली दो एंटी पैरेलल्स एक दूसरे के पास आई और इन्होंने बॉन्ड डिस्टेंस को क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। प्लस उन्होंने एक बात हमें और बताई, वो ये कि अगर आप एडेनिन को थाइमीन से जोड़ें तो हमेशा डबल बॉन्ड बनता है। उसकी रीजन मेरे पास क्या है, मैंने पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 में भी बताई थी कि अगर आप एडेनिन और थाइमीन को देखें तो दोनों के ऊपर ओपोजिट पार्शियल 2 चार्जेस हैं, और अगर मैं गुआनिन और साइटोसिन की बात करूं तो दोनों के पास ओपोजिट पार्शियल 3 चार्जेस हैं, जिसकी वजह से अगर मैं चाहूं कि एडेनिन साइटोसिन से मिल जाए या गुआनिन थाइमीन से मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा एडेनिन थाइमीन से मिलेगी और गुआनिन साइटोसिन से मिलेगी। यू गॉट माई पॉइंट। रीजन इज कि एडेनिन एंड थाइमीन दे हैव सिमिलर चार्जेस बट इन ऑपोजिट फ्रैक्शन। सिमिलरली जो गुआनिन और साइटोसिन है उनके पास भी 3 ही चार्जेस हैं, ऑल्दो इन ऑपोजिट फैशन। वन ऑफ देम इज +3, अदर वन इज -3। तो जब +2 -2 के सामने आएगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, और जब +3 -3 के सामने आएगा तो मेरे पास ट्रिपल लूज बॉन्ड्स मीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये वो अप्रोच थी जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया और आखिरकार वो एक मॉडल बनने में कामयाब हुए जिसे नाम किया जाता है वॉटसन क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल। अब आप जरा बात को गौर से देखेंगे कि ये वो स्ट्रक्चर है, आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से, ज़ाहिर है जो एनिमेशन हमने आपको दिखा ये तो बहुत हाई टेक है, उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो ये जो साइंटिस्ट कार्ड्स के साथ स्ट्रक्चर बनाते थे, किसका, एडेनिन का और थाइमीन का, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बनाते 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 चले गए और इवेंचुअली वो इस पॉइंट पर पहुंचे तमाम सोचो विचार करने के बाद कि किस तरीके से इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का क्या बनता है, मेन बैम्बू मेन बांड्स 2 चीजों से। उनमें से एक क्या है, पेंटोज शुगर, और दूसरी क्या है, फॉस्फेट। पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, ये सारी की सारी मिलके किसी भी पौड़ी का मेन बांस बना रही हैं। राइट, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि पौड़ी में और सीढ़ी में क्या फर्क होता है। पौड़ी बांस की बनी होती है और सीढ़ी ईंटों की हमारे घर में पुख्ता बनी होती है। हम बात कर रहे हैं पौड़ी की। तो पौड़ी का जो मेन बांस है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है पेंटोज शुगर फॉस्फेट का। इसका जो दूसरा बांस है वो उल्टा लगा हुआ है, वो भी फॉस्फेट और पेंटोज का ही बना हुआ है। लेकिन कॉमन बात क्या है कि दोनों की कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है पेंटोज शुगर्स, और ये दोनों ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत पास आ गई हैं और चार्जेस भी कैसे हैं, सेम। तो ये बात हमें किसने बताई, डेफिनेटली दीज 2 साइंटिस्ट, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज वॉटसन, अदर वन इज कॉल्ड एज द क्रिक। राइट, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊं या आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जिला बख्शना चाहूं तो आप यूं समझें कि आप लोगों के पास ये जो पौड़ियां हैं ये किसी रस्से की बनी हुई हैं। कमांडो ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा होगा या आर्मी की ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि हम रस्सी के बने हुए रोप्स के ऊपर अपने इन मुजाहिदों को, कमांडोज को ट्रेनिंग करवाते। तो सेम इज द केस, ये एक वीक सी क्या बन गई है, लैडर। ये स्ट्रक्चर जिसमें पेंटोज शुगर्स और फॉस्फेट्स क्या बना रही हैं, मेन सपोर्ट, और जिनके ऊपर पांव रख के ये सिपाही हमारे भागे चढ़ रही हैं, वो किसके बने, नाइट्रोजनस बेस के। रिमेंबर, ये एक मॉलिक्यूल है, किसका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये बहुत डेलिकेट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, और जहां ऑपोजिट चार्जेस होंगे वहां अट्रैक्शन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ऑपोजिट अट्रैक्शन होने की वजह से इट बिगिंस टू ट्विस्ट, ये ट्विस्ट करना शुरू कर देता है। जब ये ट्विस्ट करेगा तो सवाल ये है कि क्या ये ट्विस्ट करेगा राइट साइड पे
या लेफ्ट साइड पे, तो आंसर इज ये एक राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। जब भी किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ट्विस्ट राइट साइड पे पैदा होता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, अल्फा स्ट्रक्चर। चूंकि ये घूम रहा है इसलिए बोलेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। चूंकि इसमें दोनों स्ट्रैंड्स घूम रहे हैं तो मैं बोलूंगा डबल अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। राइट, अभी भी इसके चार्जेस बैलेंस नहीं हुए तो क्या होगा, ये अपने ही ऊपर कॉइल हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मैं इस टर्शरी स्ट्रक्चर को अनवाइंड करूंगा तो मेरे पास बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अगर मैं इससे दोबारा अनवाइंड कर दूंगा तो मेरे पास एक लैडर की तरह से, एक पौड़ी की तरह से बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, जाहिर है दो बांस थे और उसके ऊपर लगे हुए पौधे या पाँव जिस पर चढ़ते हैं, और वो किसके बने हुए थे, नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए थे। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगले टॉपिक में हम आप लोगों से मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर मैंने एक डीएनए के मॉलिक्यूल से मजीद डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने हो जो कि ज़रूरी हैं किसके लिए, नए सेल्स बनाने के लिए, तो आपको पता ही है कि अगर मैं नए सेल बनाना चाहता हूं तो मुझे नए क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे। नए क्रोमोसोम बनाने हैं तो मुझे नया डीएनए बनाना पड़ेगा। तो हम ये सीखेंगे अगले टॉपिक में कि हम नया डीएनए कैसे बनाते हैं। सो टिल दैट टाइम वेट फॉर मी। विद दिस वेट आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़, और आपसे मिलेंगे हम अभी नए टॉपिक के साथ।